हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 20, 21 एंड आर्टिकल 22। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 20 क्लाउज 1। आर्टिकल 20 क्लाउज 1 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को दंड उसी समय के कानून के अनुसार दिया जाएगा जिस समय उसने क्या किया है, अपराध को अंजाम दिया है। वो कहता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, है ना। तो उसके आगे की बात करते हैं। अगला जो दोस्तों हमारा आर्टिकल कहता है आर्टिकल 20 क्लाउज 2। आर्टिकल 20 क्लाउज 2 टॉक्स अबाउट नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी यानी कि दोहरा दंड निषेध होगा। मतलब क्या कहता है आर्टिकल 20 क्लाउज 2? ध्यान से मेरी बात को अब सुनिएगा सभी बच्चे। आर्टिकल 20 क्लाउज 2 ये कहता है, आर्टिकल 20 क्लाउज 2 ये क्या कहता है? ये कहता है किसी भी पर्सन को यहां पर लिखा है, किसी भी पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए यानी समान अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है, नहीं दी जा सकती। यानी ये कहता है नो डबल जियोपार्डी। ये क्या कहता है? नो डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी, ठीक है। यहां पर ये इंग्लिश में लिख लेना अगर किसी को लिखना है। इफ एनीवन वांट टू राइट इन इंग्लिश यू कैन राइट, सेम पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड, सेम पर्सन मतलब एनी पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस टू, एनी पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड 2 times, एनी पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड 2 times फॉर सेम ऑफेंस, है ना। सही है मोहन, है ना? सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको सारी चीजें आपने जितना पढ़ा है उसके चैप्टर अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि सर ने तो सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा ही रखा है ना। हाँ, नॉर्मल आप उसके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो उसको। दूसरी बात करें दोस्तों यहां पर, अब इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं, है ना। इस आर्टिकल का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है एक्स, इसने एक मर्डर किया, मान लेते हैं ये कोई पर्सन है एक्स, इसने क्या किया? एक मर्डर किया तो इसको उम्र कैद की सजा, मान लेते हैं कि इसको 14 साल का सजा हुआ, 14 ईयर का जेल हुआ। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। रूल ऑफ लॉ ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, जिनका भी सवाल था चंद्रेश कुमार जी, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, किसमें? आर्टिकल अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, आर्टिकल 21, है ना। उसमें हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब यह होता है जहां पर आपका जो शासन वो किसके द्वारा हो? कानून के निर्मित प्रक्रिया के द्वारा हो, है ना। उसकी हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। यहां पर दोस्तों जब बात करते हैं, अगर मान लेते हैं किसी पर्सन ने क्या किया? मर्डर किया, 14 ईयर का उसको सजा मिला, सजा इसलिए काट लिया, और सजा काट के जब वापस आता है, बाहर निकलता है, यानी उसको मर्डर के लिए एक सजा तो मिल चुका है मर्डर के लिए। तो इसका मतलब क्या? ये जब बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने के बाद ये क्या फिर से अगर मर्डर करता है, अगर ये फिर से मर्डर करता है तो क्या इसको सजा नहीं मिलेगी? याद रखिएगा, यहां पर अगर किसने यहां पर मर्डर किया, ठीक, और मर्डर किया, और अगर इसको सजा काटने के बाद फिर से ये बाहर आकर मर्डर करता है तो उसके लिए वो दूसरा ऑफेंस होगा। यहां पर सेम ऑफेंस का मतलब ये नहीं है कि एक बार किसी ने अगर मर्डर किया, मर्डर का सजा काट लिया तो उसको फिर मर्डर के लिए कभी सजा ही नहीं सुना सकते, ऐसा नहीं है। यह मत सोचना कि अगर किसी ने एक बार चोरी की और तो वो मतलब एक बार सजा काट लिया तो कहीं पर भी वो डकैती कर सकता है, फिर नहीं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो गया किसी घर में, है ना, किसी घर में गया, चोरी के उद्देश्य से गया, है ना, चोरी के उद्देश्य से गया तो वो चोरी की उसने, और चोरी के साथ साथ उसको
पकड़ लिया, चोरी कर रहा था तो उसको जो घर का मालिक था ना उसने पकड़ लिया उसे, तो वो क्या किया, उसका मर्डर भी कर दिया, उसका मर्डर भी कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ इसने मतलब बिना मतलब उसके लाइसेंस वाला क्या कहते हैं वेपन भी रखा था, यानी कि हथियार भी रखा हुआ था इसने। तो क्या होता है, अब देखिए जब इसके ऊपर चार्जशीट फाइल होगी, जब इसको पकड़ा जाएगा और जब इसके ऊपर आरोप साबित होगा और चार्जशीट जब फाइल होगी, तो यहां पर इसके ऊपर कई सारे धाराओं के तहत क्या लगेगा, इसके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा। पहला एक तो चोरी वाला वो लगाया जाएगा, चोरी का आरोप। दूसरा कि इसके ऊपर जो है आर्म्स एक्ट के तहत जो है अवैध हथियार रखने का आरोप लगेगा, आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियार का आरोप लगेगा। और तीसरा इसको क्या लगेगा, तीसरा इसके ऊपर जो है मान लीजिए मर्डर किया है तो मर्डर का जो भी सेक्शन है ये लगेगा, मर्डर का चार्ज लगेगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना और याद रखिएगा दोस्तों, ये जब चार्जशीट फाइल करेगा कोर्ट के सामने जब रखेगा तो कोर्ट इन सभी आरोपों को देखेगी और इसके बाद ये क्या करेगी, ये इन आरोपों के लिए सजा सुनाएगी। चोरी के लिए कहेगी, चोरी के लिए इसको 1 साल भेजो जेल में, अवैध हथियार के लिए इसको 3 साल भेजो जेल में मान लेते हैं, और मर्डर के लिए इसे क्या करो, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, यानी कि इसे आजीवन कारावास दे दो, आजीवन कारावास दे दो। ठीक। अब सवाल ये उठता है क्या ये सारा सजा इसको अलग अलग काटना होगा, पहले 1 साल वाला, फिर उसके बाद काट के फिर 3 साल वाला, फिर इस सबको काट के फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला? याद रखिएगा नहीं, यानी ये तीनों जो सजाएं हैं एक साथ चलनी स्टार्ट हो जाएगी, एक साथ चलेगी। मतलब जैसे 1 साल पूरा हुआ तो ये वाला सजा खत्म हो जाएगा चोरी वाला इसका, फिर 3 साल पूरा हुआ तो ये अवैध हथियार वाला खत्म हो जाएगा, और इसके बाद जो मर्डर वाला वो तो फिर आजीवन कारावास तक है, तो वो चलता रहेगा। क्लियर पॉइंट? यानी कि आप ये याद रखना, यहां पर आप सेम किसी एक ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए आप एक बार से ज्यादा सजा नहीं दे सकते। ये कहता है क्या आर्टिकल 20 क्लाउज 2। ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इट इज असलम कहीं पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि लक्ष्मीकांत इज ओनली फॉर सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट। लक्ष्मीकांत इज एक्चुअली यू कैन से इज ए बेसिक, मतलब एक ठीक बुक है जो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए क्या कर सकते हो, कोई भी पीसीएस का एग्जाम देना है या फिर आपको यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देना है ना, तो आप उसके लिए उसको यूज कर सकते हो। ठीक है ना, यदि कोई सजा काटने के दौरान फिर से मर्डर कर दे तो क्या होगा, तो उसको फिर से उसके लिए सजा सुनाई जाएगी सौरभ जी, है ना, उसके लिए फिर से सजा सुनाई जाएगी उसको। ठीक है, चलिए आर्टिकल 20 क्लाउज 2 हम लोगों ने देख लिया। आर्टिकल 20 क्लाउज 3 है, ये कहता है किसी भी पर्सन को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि नो पर्सन कैन बी, मतलब किसी भी कोई भी पर्सन जो है ना उसको मतलब ये नहीं कर सकते हैं जबरदस्ती कि अपने खिलाफ क्या करो, गवाही दो। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है आजीवन कारावास, पूरे जीवन भर के लिए क्या उसको जेल में रहना पड़ेगा, है ना। अगर सेम चोरी 2 बार करे तो दोनों के लिए अलग अलग सजा होगी, है ना। अगर सेम चोरी मतलब अलग अलग घर में करता है तो वो अलग अलग वो होगा। ठीक, क्लियर है? सेम ऑफेंस का मतलब एक ही अपराध। मान लीजिए कि आपने किसी एक घर में चोरी करी तो वो एक अपराध है, किसी दूसरे घर में चोरी करी तो वो दूसरा अपराध होगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर किसी भी व्यक्ति को, यानी ये कहता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझना है आप लोगों को, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या, आपसे कोई भी मतलब जो है सवाल आपसे, मतलब पुलिस जो है आपको अपना जुर्म कबूल करने के लिए नहीं कह सकती। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, है ना। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, जैसे आपने कोई क्राइम किया, ठीक, मान लीजिए ये आर्टिकल 20, एक सेकंड के लिए आप मान लो कि अगर ये आर्टिकल 20 क्लाउज 3 नहीं है आपके पास, अगर ये आर्टिकल 20 क्लाउज 3 नहीं है मान लीजिए, ठीक, तो पुलिस क्या करती है, आर्टिकल ये आपका 20 क्लाउज 3 नहीं है तो पुलिस सारे केस क्या कर लेती, सॉल्व कर लेती, सारे केस सॉल्व कर लेती।
बुलाती, किसी को पकड़ लेती, कहती जुर्म अपना कबूल करो, है ना, जुर्म अपना क्या करो, कबूल करो, और आप उसके खिलाफ कहीं कुछ नहीं कर सकते थे। कहते ठीक है हम कबूल कर लेते, और वो चार्जशीट फाइल करती, कहानी खत्म। लेकिन आर्टिकल 20 क्लाउज 3 ये कहता है कि कोई भी पुलिस यानी कोई भी जो है वो किसी भी पर्सन को अपना, यानी जो पुलिस है वो अपना जुर्म कबूल करने के लिए क्या नहीं कर सकती है, किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकती। कहेंगे सर अगर पुलिस मारे पीटे, मान लेते हैं कि पुलिस, मैंने कोई क्राइम किया और पुलिस क्या करती है, हमें पकड़ के ले जाती है, ठीक है, हमें पकड़ के ले जाती है पुलिस, और पुलिस क्या करती है, हमें टॉर्चर करती है। पहले क्या करती है, हमारे मान लो नेल नाखून उखाड़ती है, कहती है चलो जुर्म करो, कबूल को, जो भी क्राइम किया हो उसको कबूल करो। मान लीजिए कि कोई अलग अलग तरह से हमें क्या करती है, टॉर्चर करती है, 3rd डिग्री। मैं क्या करता हूं, वहां पर जुर्म कबूल कर लेता हूं कि हाँ ठीक है, दो हमने लिख दिया सारा कुछ, ये मैंने किया है। लेकिन जैसे मैं कोर्ट में पहुंचूंगा, जब हमारे खिलाफ ये सब लेकर के कोर्ट में जब पहुंचा जाएगा, कोर्ट में जज हमसे पूछेगा कि सर ये बताओ, जज पूछेगा कि ये बताओ तुम्हारे साथ क्या पुलिस वाले ने कोई ज्यादती तो नहीं की है, क्या तुमने अपनी स्वेच्छा से तो ये सब कुछ कबूल किया है। और वहां पर अगर मैं बोल दूं कि नहीं सर ये हमारे साथ इन्होंने क्या किया है, टॉर्चर किया है, हमारे साथ इन्होंने अत्याचार किया है और जबरदस्ती सर हमसे ये साइन करवाया है, सर ये मैंने अपने मन से नहीं किया, तो कोर्ट में यानी पुलिस कुछ भी हमसे कबूल करवा ले, अगर कोर्ट में जाकर क्या करें, अगर हम जाकर उस चीज को क्या कर दें, बोल दें, नकार दें कि नहीं ये हमने नहीं किया है, तो वो खत्म हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। यानी जो आप कोर्ट में कबूल करते हैं, जो आप कोर्ट में बोलते हैं, वही मान्य रहता है। हाँ अगर मान लीजिए पुलिस ने आपसे करवाया जो भी है, और आप वहां पर कोर्ट में जाकर बोल देते हैं हाँ सर मैंने ये अपनी इच्छा से किया है, स्वेच्छा से मैंने ये सारा बयान दिया है, स्वेच्छा से मैंने ये सब कुछ लिखा, तो फिर आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उसको। लेकिन अगर आप वहां पर मना कर देते हैं कि नहीं सर मैंने नहीं किया है सर इसको कबूल, भी सर जबरदस्ती इन्होंने हमारे साथ करवाया है, ठीक है, हमारे साथ जबरदस्ती करके सर ये लिखवाया इन्होंने, तो याद रखिएगा उसे फिर वहां पर वैलिड नहीं माना जाता है। क्लियर है पॉइंट यहां तक, ये बात समझ में आ गई। यानी कि अगर पुलिस स्टेशन में अगर आपसे जो कुछ भी अगर आप मान लेते हैं, पुलिस वाले अगर आपसे करवा के मतलब टॉर्चर करके अगर कोई भी आपका जुर्म कबूल करवा लेते हैं, तो उसे कोर्ट में वैलिड तभी माना जाएगा जब आप उसे स्वीकार करते हैं। वो कोर्ट में वैलिड तभी माना जाएगा जब आप उसे स्वीकार करते हैं। अगर कोर्ट में अगर आप उसे कह देते हैं कि नहीं हमारे साथ जबरदस्ती हुआ है, तो वो मतलब क्या होता है, वहां पर आपका वो खत्म हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल करते हैं कमल जी, सस्पेंड कर देते हैं कुछ दिन के लिए, लाइन हाजिर कर देते हैं कुछ दिन के लिए। क्लियर है यहां तक, यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? हाँ जी, किसी को कोई समस्या है, परेशानी है तो बताइए। सर आपने कहा था पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट करने के बाद 6 फंडामेंटल राइट बचे हैं, पर ये तो 19 क्लाउज 1 क्लाउज एफ में था। शिवम जी अभी हम आर्टिकल 31 पढ़ेंगे, आर्टिकल 31 में भी है, आर्टिकल 31 में भी था, हाँ, तो दोनों जगह से डिलीट किया गया था, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज एफ से। ठीक है, और किसी का कोई दिक्कत? चलिए सर अगर किसी ने किया है तो फिर वो बोलता है कि जबरदस्ती बुलवाता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो वैलिड नहीं माना जाएगा, कहेगा यहाँ जो तो आप जो आपने किया वो यहाँ पर बताइए। अगर वहां पर बोलते हैं सर हमने कुछ भी नहीं किया, तो कोर्ट उसी को मानेगा। फिर पुलिस को कहे भाई प्रूफ करो, ये तो बोल दिया तुमने जबरदस्ती किया है इसके साथ, इसने मतलब वो नहीं किया है। कोर्ट में जो आप बोलेंगे वो कोर्ट उसको सही मानेगी, बाकी पुलिस का काम है प्रूफ करना उसको कि हाँ आपने किया, वहां पर वैसे वो सबूत, वो सब मतलब वैसा प्रूफ वगैरह वहां पर देगी, वैसा सबूत इकट्ठा करके पुलिस देगी। हाँ सर देखिए ये चाकू है सर, इस पे इसका फिंगरप्रिंट का निशान है सर, है ना, चाकू और इसका फिंगरप्रिंट का निशान सर मैच कर रहा है सर, है ना, तो सर इसी ने किया। कोर्ट हाँ वहां पर अगर आप साबित कर देते हैं, हाँ तो टेक्निकली साबित कर देते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो आपका फिर सजा सुनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। हाँ उस समय कहेंगे आपकी नहीं सर मैंने नहीं किया है सर, है ना, ये हमारा फिंगरप्रिंट का निशान नहीं है, तो फिर वहां पर कहेगा कि भाई साहब तुम्हारा ये फिंगरप्रिंट का निशान है और वो मिल रहा है, तो इसके कारण आपको सजा सुनाई जा रही है। सिंपल।
बिल्कुल जज, अगर आप जज को, वो पुलिस वाले वहां पर जज के सामने कभी देखना, जज जो है ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या नॉर्मल जज जो होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं, उनके सामने एसपी हो, डीएसपी हो, पुलिस हो, डीएम, सब उनके सामने क्या होते हैं, मतलब नॉर्मल रहते हैं। वो किसी को भी, किसी के भी वोट लगा सकते हैं कभी भी, है ना। जज इतने पावरफुल हैं, जुडिशियरी हमारे देश में बहुत पावरफुल है, याद रखिएगा, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है शबाना बानो जी, अगर मान लीजिए कि आपको फिर से पुलिस कस्टडी में लेके गए वो, ठीक है, हालांकि मतलब जो आपके वकील है वो कहेंगे सर ये पुलिस ना बहुत इनके साथ सर टॉर्चर कर रही है, इनको बहुत ज्यादा सर इनके साथ दिक्कत है ना सर, प्लीज इनको पुलिस कस्टडी में नहीं बल्कि जुडिशियल कस्टडी में भेजिए सर, सर पुलिस कस्टडी में सर नहीं भेजना है इनको। लेकिन मान लीजिए कि पुलिस वाला के नहीं सर हमको चाहिए सर 7 दिन का सर पुलिस कस्टडी दे दीजिए सर, हम इस केस को बस सॉल्व करने ही वाले हैं। और मान लीजिए अगर पुलिस कस्टडी में फिर से मिल जाती है, फिर तो और कूटेंगे आपको, है ना। चलिए खैर, हम लोग बात करते हैं इसके आगे। आर्टिकल 21 क्या कहता है ना। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि जीने का तथा निजी स्वतंत्रता का अधिकार। याद रखिएगा, ये कहता है नहीं है अधिकार वाल्मीकि जी इतने देर से क्या बता रहे हैं कि नहीं मार सकती है, अगर वो मारती है, अगर आप उसको प्रूफ कर देते हैं तो उसको सस्पेंड किया जाएगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, है ना, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या कहता है, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब इस ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके निजी स्वतंत्रता, उसके जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है कानून की निर्मित प्रक्रिया को छोड़कर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कानून की निर्मित प्रक्रिया को छोड़कर, कानून की निर्मित प्रक्रिया को छोड़कर। कानून की निर्मित प्रक्रिया को छोड़कर पुलिस को लाठीचार्ज का अधिकार किस सिचुएशन के लिए दिया गया है, अगर आप किसी भी पब्लिक ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर को अगर आप खराब करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपके ऊपर लाठीचार्ज हो सकता है, ठीक है। सर एक आम नागरिक पुलिस को मार सकता है क्या, नहीं मार सकते हैं अंकिता जी, ठीक है। सर अपराधियों के लिए कोई लॉ होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, आईपीसी है, सीआरपीसी, कई सारे कानून हैं, है ना। और ये सब देखिए एग्जाम के लिए ये सब इरेलीवेंट है ना, इस तरह के जवाब, जो इस तरह के जो प्रश्न आप लोग पूछ रहे हैं इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, आपके एग्जाम में ये नहीं पूछते हैं, ठीक है। एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछता है, सीआरपीसी आईपीसी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। बाकी आपको लॉयर बनना है तो आप इसके लिए सीआरपीसी आईपीसी पढ़िए, ठीक है, लेकिन एग्जाम आपका उससे नहीं निकलेगा। बाकी आपको देखना है कि आपको एग्जाम निकालना है कि क्या करना है। नो पर्सन, देखिए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, या किसी भी व्यक्ति को क्या है ना, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, या फिर क्या है, निजी स्वतंत्रता का अधिकार है।
लेकिन ये जो जीने का अधिकार या निजी स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी आपका एक अब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है। वो एक अब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक क्या है, मतलब पूर्ण, यानी कि इसके ऊपर भी क्या है, मतलब आपका रेस्ट्रिक्शन। यानी मान लीजिए कि आपको जीने की स्वतंत्रता है और आपको अपनी निजी स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप अपने बंद कमरे में अपने घर के अंदर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आपका निजी स्वतंत्रता है, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन मान लीजिए अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपने किसी की लाइफ को छीन लिया, आपको कैसे मिल सकता है राइट टू लाइफ, है ना? आपको राइट टू लाइफ कैसे मिल सकता है? क्लियर है पॉइंट? यानी कि अगर आपने किसी कानून का उल्लंघन किया, किसी लॉ को अगर आपने तोड़ा, तो आपको इस निजी स्वतंत्रता से या आपके जो मतलब पर्सनल लिबर्टी से आपको क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर है पॉइंट? यंग इंडियन जी देखिए, आप रेलवे के खिलाफ कहां पर मतलब वो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना? आप कहां पर परमिशन है आपके पास, नहीं है, शांतिपूर्वक आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अगर शांतिपूर्वक कर रहे हैं और फिर भी अगर आपके ऊपर लाठीचार्ज हो तो गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है? अरे कुछ दिन के लिए सस्पेंड करते हैं प्राची जी, ये सब देखिए ये जज के ऊपर डिपेंड करता है। जज हो सकता है 5 दिन का सजा दे, 5 दिन का सस्पेंशन दे दे, 1 महीने का सस्पेंशन दे दे, उसके लिए कहे कंसर्निंग अथॉरिटी को कि भाई आप एक कमेटी का वो गठन करिए और इसका जो भी है इसका रिपोर्ट बना के इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, ठीक है? क्लियर? ये सब हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है ना प्राची जी? सर सती प्रथा और जैनिज्म संलेख विधि में तो है राइट टू लाइफ नहीं है। सती प्रथा अभी है क्या शिवम जी? सती प्रथा क्या हमारे देश में है अभी, बताइए, है या नहीं, तुम बताओ। जरूर बनता ही है ब्रेक, गलत बोलते हैं, है ना? शिक्षक को ऐसा वो नहीं देना चाहिए, है ना? ज्ञान रूल बनता है नहीं, गलत है। डीएसपी तो बोले थे कि लाठीचार्ज किया है तो उनको सजा, क्या तुम लोग ये एनडीए वाले बच्चे ना कुछ ज्यादा जज्बाती, ये मतलब आप लोग ना ज्यादा इरेलीवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, वही वही मुझे भी लगता है कि आप लोग देखिए रेलिवेंट डाउट पूछिए ना, तो फिर थोड़ा हमें भी लगता है उसका उत्तर देने में ना, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं यार रेलिवेंट डाउट है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए आपके लाइफ, यानी आपके लाइफ या आपके पर्सनल लिबर्टी से आपको वंचित किया जा सकता है, तो कानून की निर्मित प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है। ये जो राइट टू लाइफ है, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबसे ज्यादा विस्तारित, यानी मोस्ट एक्सपेंडेड, सबसे ज्यादा विस्तारित फंडामेंटल राइट है, यानी कि सबसे ज्यादा जो फंडामेंटल राइट को शामिल किया गया है वो कौन सा है? आर्टिकल 21 के तहत ही किया गया। सबसे ज्यादा विस्तारित फंडामेंटल राइट है कौन सा? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि अगर आपके जीवन से या आपकी निजी स्वतंत्रता से आपको वंचित किया जाएगा तो वो कानून की निर्मित प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा जब हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस आर्टिकल 21 का दायरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है। कई सारे फंडामेंटल राइट को इसमें शामिल किया है, जैसे राइट टू लाइफ के अंदर ही आपका क्या है? राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, हिंदी में लिख लेना, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार। दूसरा है राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। कई सारे राइट को इसमें सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किया है। तीसरा राइट टू हेल्थ। चौथा राइट टू इलेक्ट्रिसिटी। पांचवा राइट टू इंटरनेट।
राइट अगेंस्ट हैरासमेंट, राइट अगेंस्ट हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, राइट अगेंस्ट हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, राइट टू स्लीप, इसके बाद इसे में याद रखिएगा राइट टू ट्रैवल अब्रोड, यानी विदेश जाने का अधिकार, विदेश मतलब घूमने का अधिकार। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा राइट टू यूथनेसिया, राइट टू यूथनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु का अधिकार, है ना। यहां पर कुछ कुछ केसेस याद रखने हैं आपने, जैसे अगर हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, इसके लिए दोस्तों विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस था। कब का, तो याद रखिएगा इन 2011। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राइट अगेंस्ट हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है। और इसी को लेकर फिर विशाखा गाइडलाइन जारी की गई, गवर्नमेंट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर विशाखा गाइडलाइन जारी की कि ये गाइडलाइन है जो कि मतलब फॉलो करना होगा, कहां पर, जो वर्क प्लेस है वहां पर जो महिलाओं के मतलब सुरक्षा के लिए, उनका सेक्सुअल हैरासमेंट ना हो उसके लिए विशाखा गाइडलाइन। और फिर उसको लेकर आगे सरकार ने क्या किया, कानून भी बनाया विशाखा गाइडलाइन को लेकर। तो आपसे पूछते हैं कि विशाखा गाइडलाइन जो है ना, विशाखा गाइडलाइन जो है ये किससे संबंधित है, या जो सेक्सुअल हैरासमेंट के अगेंस्ट जो मतलब वर्क प्लेस पर जो कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न है उसके खिलाफ जो संरक्षण है, उसके खिलाफ जो मतलब संरक्षण है, वो एक मौलिक अधिकार है, वो किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 21 के तहत है। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा राइट टू स्लीप, ये दोस्तों एक केस था बाबा रामदेव केस, क्योंकि सर इस केस में क्या हुआ था, बाबा रामदेव केस में याद रखिएगा बाबा रामदेव केस जो था ये भी 2011 का ही मामला है। इस केस में क्या होता है, बाबा रामदेव अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने अनुयायियों के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में क्या कर रहे होते हैं, प्रदर्शन कर रहे होते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे होते हैं, महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे होते हैं। हालांकि अभी बाबा जी चुप हैं, ठीक है, क्योंकि उनका भी अपना क्या कहते हैं बिजनेस है, अपना क्या है उनका व्यापार है, ठीक। तो उस समय बाबा जी क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, रामदेव बाबा, वो दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने अनुयायियों के साथ, और वहां पर पुलिस ने मतलब वो शांतिपूर्वक धरना था, और वो पुलिस ने उनके ऊपर क्या किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और उनके अनुयायियों के ऊपर। तो बाबा रामदेव तो जैसे तैसे निकल गए, साड़ी वगैरह पहन के आप भाग गए वहां से, है ना, चुपचाप पीछे से, लेकिन उनके अनुयायियों को खूब लाठीचार्ज हुआ। मतलब तो वो चले गए उसके खिलाफ, कहां पर, उसके खिलाफ वो चले गए किधर, उसके खिलाफ चले गए वो सुप्रीम कोर्ट में। कहा कि मेरे पास सारा परमिशन था, हमारे पास सब कुछ अथॉरिटी थी, और हम लोग शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, हमारे अनुयायी उस धरने के दौरान आराम से सो रहे थे, और पुलिस ने क्या किया, लाठीचार्ज कर दिया उनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि राइट टू स्लीप ये भी आपका एक क्या है, फंडामेंटल राइट है, किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर, ये बात समझ में आ गई सभी को? किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। समझना सभी को आवश्यक है, एक एक पॉइंट, कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। आगे चलें। यूथनेसिया पे भी आते हैं शिवम जी, यूथनेसिया की भी बात करेंगे अभी, है ना, थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी यूथनेसिया पे आते हैं, इंतजार करो भाई सब लोग थोड़ा सा, है ना। राइट टू यूथनेसिया को हिंदी में लिख लीजिएगा, इच्छा मृत्यु का अधिकार, है ना, इच्छा मृत्यु का अधिकार। अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, एक केस डिस्कस करना पड़ेगा इसके लिए हमने, है ना, अभी डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। विशाखा जो गाइडलाइन है ना वाल्मीकि जी, कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित। एक्चुअली क्या था, राजस्थान में एक क्या कहते हैं,
आशा वर्कर थी, है ना, जो घर घर जाकर के लोगों को कुछ मतलब पोलियो वगैरह का ऐसे कुछ मतलब या कोई जानकारी दे रही थी, है ना। तो वहां पर उसके साथ जो कुछ लोग हैं, गांव के कुछ लोग थे, उन लोगों ने उसके साथ क्या किया, रेप किया, उसका बलात्कार किया। तो वो महिला चली जाती है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2011 में यह निर्णय दिया कि किसी महिला के साथ जो अगर वर्क प्लेस पर अगर सेक्सुअल हैरासमेंट होता है ना, कार्यस्थल पर अगर सेक्सुअल हैरासमेंट होता है, उनका यौन उत्पीड़न होता है, तो वो उनका फंडामेंटल राइट है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। आनंद जी, अभी हम बात करेंगे सुसाइड क्राइम है या नहीं है, इसकी भी चर्चा करेंगे जब आगे चलेंगे तो, ठीक है। जब हम आगे बात करेंगे तो वहां पर हम आर्टिकल 22 वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पर बात करेंगे सुसाइड क्राइम है कि नहीं है। याद रखिएगा, वर्तमान में पहले मतलब नॉर्मली अभी हम केस कई सारा डिस्कस करेंगे, तो उस केस के डिस्कशन के दौरान आपको बताएंगे कि सुसाइड क्राइम है या नहीं है। अभी यूथनेसिया वाला डिस्कस करेंगे, तब थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसी में दोस्तों याद रखिएगा, जो आर्टिकल 21 है, ये दोस्तों बात करता है किसकी, ये बात करता है राइट टू प्राइवेसी की भी। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी से संबंधित जो केस है दोस्तों, निजता के अधिकार से संबंधित केस, याद रखिएगा, पुट्टास्वामी, के एस पुट्टास्वामी, पुट्टास्वामी केस जो है 2017, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार जो है, यह आपका फंडामेंटल राइट है। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, राइट टू फ्री एंड स्पीडी ट्रायल, फ्री एंड स्पीडी ट्रायल, राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, फ्री नहीं, राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, है ना, ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। यानी कि अगर आपका कोई अगर आपके ऊपर केस है, कोई अगर आपके ऊपर आरोप है, तो आपको यह अधिकार है कि उस केस की सुनवाई जल्दी सुनवाई हो और निष्पक्ष सुनवाई हो। हिंदी में आप इसे लिख सकते हैं, अगर किसी को लिखना है, जल्दी एवं मतलब कि निष्पक्ष एवं जल्दी सुनवाई का अधिकार, निष्पक्ष एवं जल्दी सुनवाई का अधिकार, याद रखेंगे। इसके बाद राइट टू शेल्टर, राइट टू शेल्टर भी क्या है, ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। किसके तहत, राइट टू शेल्टर यानी कि आवास, आवास का अधिकार, ये भी आपका क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत। यानी कि देखिए कितने फंडामेंटल राइट है जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने इसके तहत क्या किया है, एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। कितने फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने इसे एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। अगर आपसे पूछे कभी भी कि राइट टू शेल्टर, राइट टू फ्री एंड स्पीडी ट्रायल, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, है ना, अगर आपसे सवाल पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये सभी फंडामेंटल राइट किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है। अब यहां पर दोस्तों ये जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो क्या हैं, वो आपके अब्सोल्यूट नहीं है। अब्सोल्यूट नहीं यानी कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किसके तहत, कानून की निर्मित प्रक्रिया के द्वारा। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। व्हाट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, व्हाट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी हम लोग बात करेंगे, और बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से समझिएगा। कानून के द्वारा निर्मित प्रक्रिया, यानी इसके तहत आपके इस फंडामेंटल राइट से आपको वंचित किया जा सकता है, कानून की निर्मित प्रक्रिया के द्वारा। कानून की निर्मित प्रक्रिया के तहत दोस्तों क्या चीजें होती हैं, तो याद रखिएगा कि देयर शुड बी ए लॉ, देयर शुड बी ए लॉ, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, देयर शुड बी ए लॉ यानी कि एक कानून होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। अभी लिखिएगा सिर्फ इसको हम डिटेल में अभी समझेंगे। दूसरा, लॉ शुड बी वैलिड, लॉ शुड बी वैलिड, लॉ शुड बी वैलिड यानी कानून वैध होना चाहिए, कानून वैध होना चाहिए, कानून वैध होना चाहिए। एंड तीसरा, प्रोसीजर मेंशन्ड इन लॉ, प्रोसीजर मेंशन्ड इन लॉ, प्रोसीजर मेंशन्ड इन लॉ शुड बी फॉलोड, शुड बी फॉलोड यानी कि कानून में निहित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। हिंदी में लिख लीजिएगा,
कानून में निर्मित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। हिंदी में आप इसे लिख लीजिएगा, कानून में निर्मित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, है ना। राइट टू स्लीप का मतलब है जो श्रेया जी सोने का अधिकार, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आप सो रहे हैं तो आपको कोई सोने से वंचित नहीं कर सकता, है ना। ये अब मत कहना कि मान लीजिए कि सो रहे हैं आप और आपके मम्मी या पापा आपको जहाँ बेटा उठ जाओ, ये मत कहना कि नहीं ये हमारा फंडामेंटल राइट है ना। चलो, है ना, इतने मतलब जो भी रहेगा सामने में इतना मार पड़ेगा ना उसके बाद, है ना, भूल जाएंगे। तो ये मत कहना कि हाँ हम कोर्ट में चले जाएंगे आपके खिलाफ, है ना, मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये क्या कहता है, देखिए आप, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहता है, यानी कि अगर आपको आपके अपराध से वंचित किया जा रहा है, मतलब आपको लाइफ से, आपके पर्सनल लिबर्टी से अगर आपको वंचित किया जा रहा है तो वो कानून की निर्मित प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाएगा। मान लेते हैं, ध्यान से अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल है ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। हम मान लेते हैं कि मैं यहां पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, या फिर मान लीजिए आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं चुपचाप, ठीक है। पुलिस आए और आपको क्या करे, उठा करके लेकर चला जाए। पुलिस आए और आपको क्या करे, उठा करके लेकर चला जाए, ठीक है। और फिर आपको जो आपके पेरेंट्स होंगे वो कहेंगे भाई साहब इसने क्या किया अपराध, ऐसा आपने इसे क्यों गिरफ्तार किया। जब कोर्ट के सामने लेके जाएंगे, कोर्ट वहां पर उससे पूछेगी कि सर क्या ये जो व्यक्ति है, कोर्ट वहां पर पूछेगी कि ये जो आदमी है, ये जो लड़का है, इसने क्या कोई क्राइम किया है, कोई लॉ है ऐसा जिसको, इस लॉ को ब्रेक किया है इसने। कहेगा कि नहीं सर कोई लॉ नहीं है। फिर आपने इसे गिरफ्तार कैसे किया, जब लॉ ही नहीं है, जब इसने इस कानून का वायलेशन ही नहीं किया है, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसको इसने तोड़ा है, फिर आपने इसे क्यों गिरफ्तार किया है। हटाइए इसको रिलीज करिए, छोड़िए इसको। दोनों एक ही चीज है सौरभ, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा चेक किया जाएगा, मान लीजिए कि लॉ जो है वैलिड है कि नहीं है, लॉ शुड बी वैलिड और नॉट। यानी मान लीजिए कि आपको गिरफ्तार किया गया, ठीक है, और वहां पर मान लेते हैं जब कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, राइट टू ट्रैवल भी मम्मी पापा को नहीं बोल सकते, राइट टू ट्रैवल अब्रोड, याद रखना चंदा जी, विदेश घूमने का अधिकार जो है ना वो आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। भारत के अंदर अगर आप कहीं घूम रहे हैं, भारत के क्षेत्र में कहीं पर घूम रहे हैं, तो वो आपका फंडामेंटल राइट है किसके तहत, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज डी के तहत, है ना। इन केस ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 20 एंड 21 कंप्लीट एक्टिव रहते हैं, बिल्कुल कंप्लीट एक्टिव रहते हैं। आर्टिकल 20 एंड 21 आपका कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, याद रखिएगा। हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, यहां पर दूसरा क्या चेक किया जाएगा, मान लीजिए कि गिरफ्तार किया जाता है आपको, और मान लीजिए उसके लिए कोई कानून है जिस कानून के आधार पर आपको गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब आपको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा तो कोर्ट पूछेगा पहला कि कानून है, किस कानून का वायलेशन किया है इसने जिसके तहत तुमने गिरफ्तार किया है इसे। पुलिस कहेगी सर ये कानून है, इस कानून के तहत हमने क्या किया, इस आदमी को गिरफ्तार किया है सर। तो दूसरा वो चेक करेगा, पुलिस जो मतलब कोर्ट है, दूसरा टेस्ट करेगा। दूसरा टेस्ट क्या करेगा, लॉ शुड बी वैलिड, कि कानून वैध है कि नहीं, कानून वैलिड है कि नहीं है। जब दूसरा, तो आपका वकील कहेगा सर ये कानून तो लागू है ही नहीं सर, ये कानून 5 साल पहले सर खत्म हो गया, सरकार ने इस कानून को समाप्त कर दिया है सर 5 साल पहले, ये कानून सर अभी लागू नहीं है। ये कानून था सर लेकिन अब ये कानून लागू नहीं है जिसके तहत इसको गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट देखेगा, कहेगा यार ये कानून तो अभी है ही नहीं जिसके आधार पर तुमने इसे गिरफ्तार किया, ये कानून तो कब का खत्म हो गया। तो जब जिस कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया गया वो कानून वैलिड होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अगर वैलिड नहीं है कानून तो आपको कोर्ट क्या करेगी, पुलिस को कहेगी कि रिलीज करिए आप इसे। तीसरा याद रखिएगा, तीसरा जो चेक किया जाता है यहां पर, प्रोसीजर मेंशन्ड इन लॉ शुड बी फॉलोड, यानी जो कानून के अंदर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। कानून के अंदर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। मान लीजिए कानून में लिखा गया है कि इस व्यक्ति ने जो भी क्राइम किया इसके खिलाफ अब जो चार्जशीट है वो आप 30 दिन में क्या करेंगे, कोर्ट में दाखिल करेंगे चार्जशीट इसके खिलाफ। 30 दिन में या 60 दिन में आप इसके खिलाफ क्या करेंगे, चार्जशीट जो है कोर्ट के अंदर दाखिल करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि जो कोर्ट में पुलिस वाले जो हैं चार्जशीट 60 दिन के अंदर दाखिल नहीं कर पाए,
70वें दिन में करना है। कोर्ट वहां पर पूछेगी। कानून है, जी सर कानून है। कानून वैलिड है, जी सर कानून वैलिड है। तीसरा कि कानून के अंदर जो निर्मित प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है कानून के अंदर, उसको आपने फॉलो किया है, जी सर फॉलो किया है। कहां फॉलो किया जी? यहां पर देखो लिखा है कि 60 दिन के अंदर तुमको चार्जशीट दाखिल करना था इसमें, और तुम ये 70वें दिन आ रहे हो, ठीक है, 70वें दिन आ रहे हो तुम, ठीक है, कहां पर तुमने फॉलो ही नहीं किया इसके अंदर जो प्रोसीजर है ना, तो इसको क्या करो, फ्री करो, छोड़ो इसको। यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये 3 टेस्ट करता है कि लॉ होना चाहिए, लॉ वैलिड होना चाहिए, और लॉ के अंदर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या होना चाहिए, उस प्रक्रिया का पालन किया होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या होता है, अलग अलग कई सारे केसेस होते हैं। ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। वर्तमान में हमारे देश में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं, बल्कि हमारे देश में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए ये जो आपका यहां पर 3 ही चीज चेक करती है कि कानून वैलिड है, कानून वैध है, कानून है, कानून वैध है, और कानून में जो प्रक्रिया उसका पालन किया हुआ होना चाहिए। ये कानून की क्रूरता की, कानून सही है कि नहीं है, कानून मतलब ह्यूमन है कि नहीं है, मानवीय है कि नहीं है, कहीं अमानवीय तो नहीं है, इस चीज की जांच नहीं करता है। ये इस चीज को नहीं देखता कि कोई कानून जो है खतरनाक तो नहीं है, कोई कानून अमानवीय तो नहीं है। मान लीजिए सरकार ऐसा कोई कानून बना दे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट क्या करे, ऐसा कोई कानून बना दे कि अगर आपने कोई क्या की, चोरी की, छोटी से भी मान लीजिए अगर आपने कोई चोरी की, तो आपको क्या करेंगे, फांसी पर लटका दिया जाएगा। अगर आपने कोई चोरी की तो आपको फांसी पर लटका देंगे। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा खतरनाक कानून हो जाएगा, अमानवीय हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई ऐसा कानून बना देगा, अगर कोई मान लेते हैं अगर कोई टैक्स पे नहीं किया, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, फांसी पर लटका देंगे। ये थोड़ा खतरनाक, इनह्यूमन या मतलब क्रूर जैसा कानून हो जाएगा। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, सरकार एक कोई ऐसा कानून बना दे, उसमें लिख दे कि जो व्यक्ति के लिए जो चार्जशीट है वो 100 साल में फाइल करो। चार्जशीट फाइल करने का जो उसमें है, कोई एक केस है, केस के अंदर गिरफ्तार करो, लेकिन चार्जशीट 100 साल में फाइल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, और गिरफ्तार करके जीवन भर आप जेल में रह जाएंगे, क्योंकि वहां पर कानून में क्या लिखा गया है कि इसके अगेंस्ट चार्जशीट आप 100 साल के अंदर फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, 100 साल के अंदर फाइल कर सकते हैं। ये कानून क्रूर हो जाएगा, इनह्यूमन हो जाएगा, अमानवीय हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं इस कानून की, तो ये यही 3 चीजों की जांच करता है। अगर लेजिस्लेटिव ने कोई कानून अगर ऐसा बनाया जो कि क्रूर है, उसके खिलाफ ये प्रोटेक्शन नहीं देता। ये प्रोटेक्शन किसके खिलाफ देता है, प्रोटेक्शन आपको प्रदान करता है किसके तहत, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो अगली स्लाइड पर हम लोग लिखते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो याद रखिएगा ये क्या करता है, ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन यानी कार्यपालिका की कार्यवाही के खिलाफ, कार्यपालिका की कार्यवाही के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है, के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है, यानी इट प्रोटेक्ट्स, संरक्षण प्रदान करता है। इंग्लिश में लिख लेना है, इंग्लिश में किसी को लिखना है तो लिख लीजिएगा, इट प्रोटेक्ट्स ओनली फ्रॉम द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, इट प्रोटेक्ट्स ओनली फ्रॉम एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। हाँ जी, राइट टू इंटरनेट जो होता है वो आर्टिकल 19 नहीं है ना, आर्टिकल 21 के तहत भी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में कहा है, अभी जो रिसेंट है उसमें कहा था कि जो आर्टिकल 21 है, जब जम्मू कश्मीर वाला मामला हुआ था, जब कई जगह पर क्या होता है कि आपका इंटरनेट बंद कर दिया जाता है ना, तो उसके बारे में कहा कि आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू इंटरनेट जो ये आपका फंडामेंटल राइट है ना। चार्जशीट होता है सुधीर की, जब भी कोई मतलब आपने क्राइम किया, तो उस क्राइम में मान लीजिए आपने चोरी करी, आपने रेप किया, मर्डर किया, जो भी आपने मतलब वो किए, तो उसमें क्या होता है, जो भी आप आईपीसी या सीआरपीसी के जिन जिन धाराओं का आप उल्लंघन करते हैं, वहां पर क्या होता है चार्जशीट में दिखा जाता है कि आईपीसी के सेक्शन इसका इसने उल्लंघन किया है, इसमें ये सजा है, आईपीसी का ये सेक्शन का इसका उल्लंघन किया है, इसका उल्लंघन किया है ना, इसमें ये सजा है।
है ना, और वो चार्जशीट क्या करेंगे, वो उसी को बोलते हैं क्या, चार्जशीट, यानी आपके ऊपर चार्जेस लगाना, आपके ऊपर आरोप लगाना कि ये आरोप आपने, ये आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं, और उसको कोर्ट में फिर अगर पुलिस प्रूफ कर देती है, आपको उन सभी आरोप के लिए अलग अलग सजा दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, आ गया समझ में। चलिए याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके कार्यपालिका की कार्यवाही के खिलाफ क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें, इस चीज को आप याद रखेंगे। आर्टिकल हमारे संविधान के अंदर जो अलग अलग जो मतलब आपके चैप्टर हैं, अलग अलग चैप्टर के अंदर जो चीजें हैं, है ना, प्रोविजंस हैं, उसे हमने आर्टिकल के उसमें रखा हुआ है, इस चीज को आप याद रखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। सर पंथ निरपेक्ष इसी आर्टिकल में होता होगा ना? नहीं भाई, पंथ निरपेक्ष यहां पर नहीं होता है। और किसी का कोई डाउट है तो बताइए। अब देखिए, अब हम लोग का वर्तमान में जो हम लोग फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ हम लोग कैसे मूव किया हम लोगों ने, तो इसके लिए अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग क्या है, अब इसमें वाद हैं। क्या क्या अलग अलग केसेस हैं? तो सबसे पहला याद रखिएगा, एक केस है ए.के. गोपालन केस, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस, है ना, यह 1950 का। एक्चुअली क्या होता है, याद रखिएगा, ये जो ए.के. गोपालन होते हैं ये कम्युनिस्ट लीडर होते हैं, है ना, एक साम्यवादी नेता होते हैं, कम्युनिस्ट लीडर होते हैं। और सरकार क्या करती है, ये कम्युनिस्ट लीडर होते हैं तो सरकार क्या करती है, इनके घर में बेवजह क्या कराती है, मतलब कि इनका कुर्की जब्ती करवाती है इनके घर में। रात में इनके घर में वो किया जाता है ना, मतलब कि इनके घर में जांच, पुलिस हमेशा पहुंच जाती है जांच करने के लिए। तो ये क्या होता है, इसमें याद रखिएगा, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में सुप्रीम कोर्ट में ये जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कौन, ए.के. गोपालन। ए.के. गोपालन कहते हैं सर कि हमें अपने जीवन का सर अधिकार है, हमें अपनी निजी स्वतंत्रता का अधिकार है सर, हमारा पर्सनल लिबर्टी है सर। ये पुलिस सर हमारे पर्सनल लिबर्टी को, हमारी निजी स्वतंत्रता को हमारे कमरे के अंदर आके बार बार रोज सर रात में आती है और हमारे कमरे में क्या करती है, आकर ये परेशान करती है सर बेवजह। हमारे सर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 21 के तहत। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मतलब तीन चीज वही चेक करती है कि लॉ है कि नहीं है। कहता है ना कि आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी अगर आपकी कानून की निर्मित प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो आपको इससे वंचित किया जा सकता है। वही तीन टेस्ट की लॉ है कि नहीं, तो मद्रास गवर्नमेंट ने कहा सर ये लॉ है, इसके तहत हम क्या करते हैं, जाते हैं इसके घर को कुर्क करते हैं। दूसरा, ये लॉ वैलिड है कि नहीं, जी सर ये लॉ वैलिड है, लॉ भी वैलिड था। और तीसरा, लॉ में जो प्रोसीजर मेंशन है उसको फॉलो किया है कि नहीं किया, हाँ सर किया है। याद रखिएगा, यहां पर फिर जो ए.के. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वी फॉलो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि हम लोग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करते हैं, यानी कि हम कानून के द्वारा निर्मित प्रक्रिया का पालन करते हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका पालन करते हैं, यानी कि हम कानून की निर्मित प्रक्रिया का पालन करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक फिर दूसरा केस आता है दोस्तों, दूसरा केस जिसे हम कहते हैं एडीएम जबलपुर, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, शिवकांत शुक्ला केस। ये कब का है, तो ये याद रखिएगा 1976। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। इस केस की कहानी आपको थोड़ी ध्यान से सुननी होगी, है ना, क्योंकि वो कहानी जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस की जब बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, 1975 का समय, इंदिरा गांधी क्या लगाती हैं, इमरजेंसी यानी आपातकाल। और इस आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी क्या करती हैं, एक कानून बनाती हैं, एक कानून पारित करती हैं इंदिरा गांधी। कौन सा, जिसका नाम है मीसा एक्ट पारित किया जाता है। मीसा एक्ट यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना। जैसे एक बच्चे ने अभी सवाल पूछा था किसी ने, पॉक्सो, सर पॉक्सो का मतलब क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। पॉक्सो एक्ट का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो यहां पर उसी तरह दोस्तों, यहां पर इंदिरा गांधी ने उस इमरजेंसी के दौरान एक कानून बनाया, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और इस कानून के तहत कई सारे बड़े नेताओं को
क्या किया गया, इमरजेंसी जिस दिन लागू हुई उसके अगले दिन ही कई सारे बड़े नेताओं को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें लालू यादव, नीतीश कुमार, है ना, बड़े बड़े और भी जो लीडर्स थे, जेपी, है ना, ये सब गिरफ्तार। और याद रखिएगा यहां पर फिर क्या होता है, इसी कानून के दौरान मतलब उनको जेल में भेजा जाता है, जो भी वो हैं लीडर होते हैं वहां पर। और इसी दौरान राबड़ी देवी, लालू यादव की पत्नी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, राबड़ी देवी क्या करती हैं, एक पुत्री को जन्म देती हैं इसी पीरियड में, है ना, एक डॉटर को जन्म देती हैं, और उस डॉटर का नाम रखा जाता है इसी कानून के ऊपर मीसा, मीसा भारती, है ना, एक देखा होगा आपने, सुना होगा आपने उनका नाम। तो मीसा भारती का जो नाम रखा गया ना, इसी कानून के उस पर रखा गया है, क्योंकि लालू यादव उस दौरान इसी कानून के तहत जेल में थे। दोस्तों जब हम बात करते हैं इसके आगे, याद रखिएगा ये मीसा कानून क्या कहता था, ये मीसा कानून कहता था कि अगर आपको इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किया जाता है, आपका जो आर्टिकल 32 है वो भी सस्पेंड रहेगा, यानी कि आप उस दौरान जो है आप क्या करेंगे, आप वहां पर कोर्ट में आप नहीं जा सकते उस दौरान आपका जो मतलब कोर्ट में जाकर ये आप नहीं कह सकते कि हमको आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया, यानी कि आपका जो हैबियस कॉर्पस है वो भी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसी को हैबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जानते हैं, इस चीज को याद रखिए। मीसा कानून इतना करा है, इस कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका क्या होगा, उसका हैबियस कॉर्पस भी सस्पेंडेड रहेगा, यानी कि वो कोर्ट में नहीं जा सकता इसके कारण कि हमें मतलब इलीगली डिटेन किया गया, हमें गलत तरीके से डिटेन किया गया, आप कारण भी नहीं जान सकते क्यों आपको गिरफ्तार किया गया, यानी आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते, इतना कड़ा कानून था। तो इसी तरह दोस्तों शिवकांत शुक्ला जी को एमपी में गिरफ्तार किया जाता है और वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में याद रखिएगा जो जजमेंट आता है इस केस में, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के यानी कि भारत की न्यायपालिका के ऊपर क्या है, एक धब्बा है, ये एक मतलब क्या है कहते हैं ब्लैक स्पॉट है इंडिया की जुडिशियरी के ऊपर, ये जजमेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ने क्या किया, हैबियस कॉर्पस सस्पेंड किया है इस कानून के तहत, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं इसके तहत, है ना। याद रखिएगा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम क्या फॉलो करते हैं, वी फॉलो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहते हैं हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ही फॉलो करते हैं, वी फॉलो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ही फॉलो करते हैं। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। क्लियर है यहां तक, ये बात समझ में आ गई सभी को। गोपालन के नीचे लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी फॉलो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस 1976, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हैबियस कॉर्पस को हम मतलब क्या करते हैं, हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करते हैं, वही 3 टेस्ट करेंगे, कानून है सर, मीशा है। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि आपका हैबियस कॉर्पस सस्पेंड रहेगा, सर लिखा गया है सस्पेंड रहेगा, इसमें जो प्रोसेस है इसको आपने फॉलो किया, जी सर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई साहब देखिए अगर ये सारी चीजें इसमें जो चीज है उसको अगर फॉलो किया गया है वो लॉ वैलिड है ना, लॉ मतलब है, लॉ वैलिड है और उसके अंदर जो प्रोसीजर उसको फॉलो किया गया, सर हम आपको नहीं कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर सकते आपको, क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ हम आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव ने अगर ऐसा कोई कानून बनाया है जो ऐसा बहुत हॉरिबल है, बहुत खराब है, बहुत खतरनाक है, क्रूर है, सर उससे आपको आप नहीं बचा सकते हैं सर, हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम क्या फॉलो करते हैं, हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करते हैं। मीसा का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना। तो दोस्तों यहां तक किसी का कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो पूछ लीजिए, बाकी इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस की मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है ना, मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है तो वो चले जाता है कहां पर, वो चले जाते हैं कोर्ट कि सर हमारे पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया है, सर हमारे निजी स्वतंत्रता को सर क्या किया जा रहा है, हमको बाहर जाना है, विदेश जाना है सर, ये हमारी सर निजी स्वतंत्रता है सर, हमारी पर्सनल लिबर्टी सर, हम कहीं जाएं कहीं आए और सर हमें उससे रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर कहा राइट टू ट्रैवल अब्रोड, ये आपका फंडामेंटल राइट है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं बल्कि प्रोसेस, हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। सर प्लीज बताओ अगर हम किसी के गार्डन से फल चोरी करते हैं तो हमें जेल हो सकता है, मतलब कुछ भी यार, तुम शिवम कुछ भी सवाल पूछते हो यार, है ना, मतलब सवाल पूछने से पहले तो सोचा करो कि मतलब ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, इसका क्या एग्जाम से रेलेवेंसी है। और ये सिंपल है कि फल चोरी के खिलाफ, आपके चोरी के खिलाफ आपको वो लग सकता है,
अगर जो फल का गार्डन का मालिक है वो आपको चोरी के खिलाफ आपके ऊपर केस दर्ज कर सकता है, और केस दर्ज अगर करेगा चोरी के खिलाफ तो हो सकता है जेल भी आपको हो जाए। सिंपल सी बात है ना। लेकिन इस तरह के मतलब फल चोरी करते हैं सर तो उसमें जेल हो सकती है क्या? चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। अगर फल चोरी करेंगे तो सिंपल थेफ्ट ही है, वो भी चोरी है। आप चोरी आपने भले ही 10 रुपए की या लाख रुपए की चोरी ही कहलाएगी, और उस चोरी के खिलाफ जो भी कानून है उसके तहत आपको सजा दी जाएगी कोर्ट में। उसमें जेल है तो 3 महीने का या 6 महीने का जेल है तो आपको मिलेगा वो। ठीक है। गार्डन में अगर किसी का प्राइवेट गार्डन है तो आप अगर घूमेंगे वो आपको बाहर कर सकते हैं, है ना। क्लियर। चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। कल की क्लास में इसके आगे के मुद्दों को डिस्कस करेंगे। कल हम लोग आर्टिकल 23, 20 कल हम लोग मतलब फंडामेंटल राइट के मैक्सिमम चीजों को कवर करेंगे कल, है ना। कल हम लोग मैक्सिमम चीजों को कवर करेंगे फंडामेंटल राइट को, और नेक्स्ट वीक से आपका जो है मतलब रेगुलर क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से आपका क्लास जो है रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, डेली मतलब हो जाएगा अगले वीक से। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।